हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है और मंथ के एंड तक, या सच कहूं तो उससे पहले ही पैसे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, तो आज का ये एक्सप्लेनर आपके लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम उस बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जिसका सामना लगभग हर किसी को करना पड़ता है, और वो है स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंसेस। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एक बहुत ही रिलेटेबल सिचुएशन पर सोचिए। मान लीजिए अचानक से कहीं से 1,000 रुपए मिल जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? स्पेंड या सेव? क्या दोस्तों के साथ बाहर जाकर तुरंत उड़ा देना चाहिए या आगे के लिए बचाकर रखना चाहिए? देखिए, यही वो एग्जैक्ट मोमेंट है जहां आज का मजा और कल की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपस में टकराते हैं, और यहीं पर स्मार्ट थिंकिंग की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आज के इस रोड मैप में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फिर देखेंगे इन्फ्लेशन यानी दाम कैसे बढ़ते हैं, उसके बाद पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, फिर बजटिंग और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद रिस्क, रिटर्न और इंश्योरेंस को समझेंगे, और आखिर में टैक्सेस और अर्ली फाइनेंशियल हैबिट्स पर चर्चा करेंगे। बस इतना ही। ऑलराइट, तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर। सेक्शन 1, स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? अगर इसको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कहूं तो पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब बस इतना है कि अपने पैसे को बहुत ही स्मार्ट तरीके से मैनेज किया जाए। देखिए, चाहे बात एक स्टूडेंट की हो जो अपनी पॉकेट मनी चला रहा है, या एक पूरी फैमिली की जो अपने घर के खर्चे प्लान कर रही है, बेसिक रूल्स बिल्कुल सेम है। हमारी इनकम यानी जो पैसा आ रहा है, और स्पेंडिंग यानी जो पैसा जा रहा है, उसके साथ सेविंग और इन्वेस्टमेंट का एक परफेक्ट बैलेंस बनाना पड़ता है। यही पूरा गेम है। अब सवाल उठता है कि भाई ये सब सीखना इतना जरूरी क्यों है? केयरलेस स्पेंडिंग हमेशा लाइफ में केओस क्रिएट करती है, लेकिन अगर स्मार्ट बजटिंग की जाए तो वो लिटरली एक शील्ड की तरह काम करती है। ये शील्ड अचानक आने वाली इमरजेंसी सिचुएशंस, आगे के एजुकेशन एक्सपेंसेस, मेडिकल जरूरतों और सबसे जरूरी कर्जे यानी डेट से बचाती है। सच कहूं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही लाइफ को पीसफुली जीने का सबसे बड़ा लाइफ हैक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर। इन्फ्लेशन यानी दाम आखिर कैसे बढ़ते हैं? इन्फ्लेशन, ये वर्ड सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, राइट? पर इसका सिंपल सा मतलब है समय के साथ चीजों और सर्विसेज के दाम बढ़ना, जिसकी वजह से हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। आपने डेली लाइफ में जरूर नोटिस किया होगा कि पेट्रोल के दाम, स्कूल की फीस, ग्रोसरी का सामान या फिर आपके पसंदीदा मोबाइल फोन्स, ये सभी चीजें वक्त के साथ थोड़ी और महंगी हो जाती हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, बस यही इन्फ्लेशन है। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए। साल 2010 में एक 100 रुपए के नोट से जितना सामान खरीदा जा सकता था, आज उसी 100 रुपए से उससे बहुत कम सामान आता है। नोट वही है, अमाउंट भी वही है, लेकिन उसकी ताकत, उसकी पावर बिल्कुल सिकुड़ गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सिर्फ गुल्लक में पैसे रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से उनकी वैल्यू लगातार गिर रही है। उन पैसों का ग्रो होना बहुत जरूरी है। और यही एंट्री होती है हमारे तीसरे सेक्शन की, सेक्शन 3, पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? सिर्फ उस मेन अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है जो जमा किया गया है, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। पर कंपाउंड इंटरेस्ट, वो एक अलग ही लेवल की चीज है। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ जो पिछले सालों का इंटरेस्ट जमा हुआ है, उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है, यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। बैंक सेविंग्स या लोन रीपेमेंट की कैलकुलेशंस बेसिकली इसी पर बेस्ड होती हैं। अगर आप इन लाइंस को देखें तो सिंपल इंटरेस्ट की लाइन बिल्कुल सीधी और फ्लैट चलती है, एकदम बोरिंग। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कर्व शुरू में थोड़ा स्लो होता है और फिर अचानक से ऊपर की तरफ शूट करता है। ये बिल्कुल एक पहाड़ से लुढ़कती हुई बर्फ की गेंद यानी स्नोबॉल की तरह काम करता है। जैसे जैसे समय गुजरता है, इंटरेस्ट खुद और पैसे कमाने लगता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ ड्रामेटिकली फास्ट हो जाती है। ये सच में किसी सुपर पावर से कम नहीं है। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, बजटिंग और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। यहाँ एक सैंपल फैमिली बजट दिखाया गया है, जिसमें बहुत लॉजिकली डिवाइड किया गया है कि पूरी इनकम कितनी है और उसमें से रेंट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी और एजुकेशन पर एग्जैक्टली कितना खर्च हो रहा है। और इन सब के बाद आती है सबसे क्रूशियल रो, सेविंग्स। देखिए, बजट बनाना फाइनेंशियल डिसिप्लिन का सबसे पहला स्टेप है। बिना प्लानिंग के पैसे कहाँ गायब हो जाते हैं ये पता ही नहीं चलता। एक सॉलिड बजट इन सब पर पूरा कंट्रोल देता है। तो एक बार बजट बनाकर सेविंग्स शुरू हो जाएं, तो उन पैसों को काम पर कैसे लगाया जाए,
कुछ बहुत ही कॉमन इंडियन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी और आरडी से लेकर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड तक। अब हर ऑप्शन एक जैसा तो नहीं होता। किसी में लॉक इन पीरियड लंबा होता है, तो किसी में सेफ्टी बहुत हाई होती है लेकिन रिटर्न्स कम मिलते हैं। किसी में रिस्क हाई है तो प्रॉफिट बनने का चांस भी उतना ही बड़ा होता है। सबकी अपनी खासियत है। ये सब समझने के बाद आते हैं सेक्शन 5 पर, रिस्क, रिटर्न और इंश्योरेंस। इन्वेस्टिंग का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए। अगर पैसे के साथ मिनिमम रिस्क चाहिए तो सेविंग्स अकाउंट या एफडी बेस्ट है, पर वहां रिटर्न सबसे कम मिलेगा। अगर अच्छे रिटर्न्स के लिए थोड़ा मीडियम रिस्क लिया जा सके तो म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छा रास्ता है। और आखिर में हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं स्टॉक्स। यहाँ पैसे तेजी से बढ़ तो सकते हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से नुकसान होने का रिस्क भी होता है। सो द रूल इज सिंपल, जनरली ज्यादा रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क भी हमेशा ज्यादा ही होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ मार्केट रिस्क की बात नहीं हो रही है। देखिए, लाइफ खुद बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और यहाँ काम आते हैं इसेंशियल इंश्योरेंस शील्ड्स। जरा सोचिए, अगर फैमिली में अचानक कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो सालों की जमा की हुई पूरी सेविंग्स एक झटके में जीरो हो सकती हैं। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस कोई फालतू के खर्चे नहीं हैं। ये एक ऐसी जरूरत है जो किसी भी सडन डिजास्टर के टाइम पूरे घर और सेविंग्स की ढाल बनकर रक्षा करते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, टैक्सेस और अर्ली फाइनेंशियल हैबिट्स। बहुत से लोगों को लगता है कि इनकम टैक्स एक तरह की सजा या पेनल्टी है, पर असल में पर्सनल इनकम टैक्स एक सिटीजन की इनकम का वो कंपलसरी हिस्सा है जो गवर्नमेंट को दिया जाता है। इसको इस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि ये कोई पेनल्टी नहीं बल्कि एक सिविक ड्यूटी है। हमें समझना होगा कि टैक्स सिस्टम ही वो इंजन है जो किसी भी देश को आगे चलाता है। तो ये टैक्स का पैसा आखिर जाता कहाँ है? ये कलेक्टेड मनी डायरेक्टली वापस देश को सुधारने में ही लग रहा होता है। ये वही पैसा है जिससे नई सड़कें बनती हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स और मॉडर्न हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं और वो सभी पब्लिक सर्विसेज चलती हैं जिनका इस्तेमाल हम सब डेली लाइफ में करते हैं। तो टैक्स देने का सीधा सा मतलब देश और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना ही है। अब सबसे बड़ा सवाल, अर्ली एज में जैसे 9th ग्रेड में फाइनेंशियल डिसिप्लिन शुरू करने के लिए क्या किया जा सकता है? इसके 4 बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपनी पॉकेट मनी का एक छोटा सा हिस्सा सेव करना शुरू करें। नंबर 2, अननेसेसरी स्पेंडिंग यानी फालतू के दिखावे वाले खर्चों को रोकें। नंबर 3, एक डायरी या फोन में अपने डेली एक्सपेंसेस ट्रैक करें ताकि पता चले पैसा आखिर जा कहां रहा है। और नंबर 4, बेसिक इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ना जारी रखें। ये छोटी छोटी आदतें ही कल का सॉलिड फाउंडेशन बनेंगी। इस एक्सप्लेनर के एंड की तरफ बढ़ते हुए इस एक क्वेश्चन पर विचार जरूर करना चाहिए। क्या कभी लिटरली आज तक एक बार भी अपने खर्चों के लिए एक प्रॉपर मंथली बजट बनाया गया है? अगर नहीं बनाया गया तो आज ही एक पेपर और पेन लेकर पहला बजट बनाने का चैलेंज लिया जा सकता है। अपनी स्पेंडिंग ट्रैक करने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन की पूरी यात्रा सच में उसी पहले स्टेप से शुरू होती है। और इसी पावरफुल थॉट के साथ आज की इस चर्चा को कंक्लूड करते हैं। एक बहुत कमाल की लाइन है, स्मार्ट फाइनेंशियल हैबिट्स आज से शुरू होंगी तो फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर होगा। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे स्मार्टली मैनेज करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट ट्रूथ। आज सीखी हुई ये आदतें आगे चलकर फाइनेंशियल सिक्योरिटी का आधार बनेंगी। अगर इस एक्सप्लेनर से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर क्लास 9 सोशल साइंस एंड फाइनेंशियल लिटरेसी वीडियोस। अपना बजट बनाते रहिए और अगली बार तक के लिए गुड लक।